वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ कारनामे। मैं हूं आपका होस्ट खुरम और आज हम अपनी शॉर्ट एपिसोड सीरीज़ के सेकंड पार्ट के ऊपर है। हम आज बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक जुगाड़ और इलेक्ट्रिकल जुगाड़ जो कि पाकिस्तान के अंदर मैकेनिक्स, इलेक्ट्रीशियंस या कभी कभार हम खुद भी अपनी गाड़ियों पर लगाते हैं। उनमें से कुछ ऐसी हैं जो कि बहुत डेंजरस हो सकती हैं और कुछ ऐसी हैं जो कि शायद को बहुत ज़्यादा नुकसान देना हो। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नाशिद। वेलकम टू द शो नाशिद। जी थैंक यू। सो लेट्स डाइव इन एंड रैप अप। लेट्स स्टार्ट विद द कॉमन जुगाड़ें जो कि पाकिस्तान में लगती हैं। मुझे कुछ 3-4 का पता, आपको मेरे से बहुत ज़्यादा पता होंगी। जुगाड़ नंबर 1, मैंने जो सबसे ज़्यादा देखा है और मेरे ख्याल में आपने मेरे से भी ज़्यादा देखा होगा, वो है रिलेज। सो लेट्स टॉक अबाउट रिलेज। मेरी एक गाड़ी आपके पास आई थी और आपने जब वो मुझे वापस की तो उसके साथ आपने मुझे एक वायर्स का गुच्छा और तकरीबन कोई 12 रिलेज भी वापस की थी। क्या होती हैं, क्यों लगाई जाती हैं, क्या ये अच्छी होती हैं या वो 12 की 12 गलत थी? सबसे पहले तो सारी जुगाड़ें बुरी नहीं होती। जुगाड़ एक बड़ी काम की चीज़ है। एक आप गिवन रिसोर्सेज के साथ आपने काम पूरा करना होता है तो हम उसको अपनी ज़ुबान में जुगाड़ बोलते हैं। आई एम अ फैन ऑफ इट, बहुत यूज़ किए। अच्छा, अब दूसरा रिलेज के ऊपर जब आते हैं तो रिले होता क्या है, मैं सबसे पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ ईजी वर्ड्स में। स्विच हर किसी को पता है। स्विच दबाते हैं, बटन ऑन हो जाता है, चीज़ ऑन हो जाती है। बटन दबाते हैं यानी कि कोई चीज़ ऑन हो जाती है, आपके घर का पंखा, लाइट, कुछ भी। क्या होता है पीछे, आपने स्विच प्रेस किया, एक सर्किट कंप्लीट हुआ। बेसिकली मेटल टू मेटल एक कांटेक्ट जो टूटा हुआ है वो जुड़ा, सर्किट कंप्लीट हुआ, करंट फ्लो किया, चीज़ ऑन हो गई। आपने फिजिकली स्विच को दबाया। अच्छा, अब अगर आप एक गाड़ी के ईसीयू ने, जिसके पास कोई मैकेनिकल एक्चुएटर तो नहीं लगा हुआ ना, उसने कोई सर्किट पूरा करना है, कोई इंजेक्टर चलाना है, कोई लाइट चलानी है, कुछ करना है, तो रिले इस्तेमाल होती है। रिले में उसी तरह का मैकेनिकल स्विच लगा होता है, साथ एक छोटी सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल होती है जिसके अंदर से करंट गुजरता है, बहुत कम लेवल का करंट। तो वो मैग्नेटिकली स्विच को जो आपने फिजिकली दबाया था वो मैग्नेटिकली उसकी पतरी को खींचता है और सर्किट पूरा हो जाता है और चीज़ चल जाती है। ये सिर्फ ECUs कंट्रोलर्स की चीज़ ऑन करने के लिए नहीं होता है, ये गाड़ी में आपके स्विचेस के आगे भी लगी होती हैं। क्यों? आपके पास हेडलाइट का स्विच है, वो स्विच है, आपने किया, एक पतरी ने कॉन्टैक्ट पूरा किया, 2 मेटल कॉन्टैक्ट्स ने, लेकिन वो इतनी छोटी सी पतरियाँ होती हैं कि अगर उसमें से 4-5 एम्पेयर हेडलाइट का गुजरेगा तो वो हीटअप होगी और उसकी लाइफ कम होगी। तो उसके आगे रिले लगी होती है। वो जो स्विच है उसने रिले की कॉइल को ऑन किया, उसके बाद रिले की कॉइल ने मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट बनवाया और आपकी हेडलाइट ऑन हो गई। तो ये रिले का फंक्शन होता है। हम लोग यहाँ किस तरह इसको यूज़ और एब्यूज़ करते हैं, वो इस तरह करते हैं, हेडलाइट हो गई, मैं इसी की एग्जांपल लूँगा, गाड़ी 6-7 साल पुरानी हो गई, वायर रेजिस्टेंसेस बढ़ गई, ये रिले की रेजिस्टेंसेस बढ़ गई, हेडलाइट स्लो हो गई। क्या किया? स्लो का मतलब डिम हो गई। आप इलेक्ट्रिशियन के पास गए, उसने जो हेडलाइट को जो ऑन कर रहा है, बल्ब को जो सर्किट ऑन कर रहा है, जो शायद इटसेल्फ रिले के थ्रू आ रहा हो, उसके आगे एक रिले लगा दी। यानी कि जो आपकी बल्ब ऑन कर रहा था वो अब उस रिले की कॉइल को ऑन करेगा और वो रिले डायरेक्ट करंट लेगी आपकी बैटरी से और उसको आपकी हेडलाइट को ऑन करेगी। आपकी लाइट तेज़ हो गई। आपने कहा वाह, नुकसान क्या है इसमें, मसला क्या है? जो मेरा सबसे बड़ा इसके साथ इशू है, जिसकी वजह से बहुत आग भी लगती है गाड़ियों में, आपने जो है बैटरी से तारें ली हैं जिससे आपने करंट सोर्स किया है, पॉजिटिव का किया है, नेगेटिव तो बॉडी ले लेंगे, आपने उसके आगे फ्यूज़ नहीं लगाया। अगर वहाँ कहीं आगे शॉर्ट सर्किट हुआ या कुछ भी हुआ, बल्ब ने शॉर्ट सर्किट कर दिया, कुछ भी अगर रिले शॉर्ट सर्किट हो गई, तो आपकी तार में सॉर्ट ऑफ इनफाइनाइट करंट गुजरेगा, फिर वो तार पिघलेगी, तार विल बी अ फ्यूज, वो पिघलेगी, वो आग लगाएगी। जो आपकी गाड़ी का इशू था, याद है आपको, रिले के आगे रिले, मैंने उसका नाम रखा था, उसमें आप किसी इलेक्ट्रिशियन के पास गए, लाइट डिम है, उसने रिले लगाई, थोड़े अरसे बाद कोई दूसरा ऑनर किसी और इलेक्ट्रिशियन के पास गया, उसने पीछे नहीं देखा क्या हुआ है, उसने उस रिले के आगे एक और रिले लगा दी। तो आप ही गाड़ी में इन एसेंस 3 रिलेज लगी हुई थी, 3 इस साइड लाइट पे, 3 इस साइड लाइट पे। वो तो देख के मैं परेशान हो गया था, ये हुआ क्या था। लेकिन ये वन ऑफ सिचुएशन है, ये नॉर्मली नहीं होता, एक ही रिले लगी होती है और उस रिले के मसले ये होते हैं, उसको सही तरह वेदर सील नहीं किया हो गया होता, उसके अंदर पानी जाता है, ये होता है, वो होता है। तो ये हॉर्न में भी लगती हैं, ये हेडलाइट में भी लगती हैं। लगाएं, 100 दफ़ा लगाएं,
बैटरी के साथ फ्यूज़ करें फ्यूजेबल लिंक को। ठीक है, अच्छा आपने फ्यूजेबल लिंक की बात की, विच ब्रिंग्स अस टू द सेकंड जुगाड़, जुगाड़ नंबर 2, जो बगैर फ्यूज़ के मॉडिफिकेशंस होती हैं। इसी से रिलेटेड है, आगे चल रहा हूँ। फ्यूज़ क्या करता है? फ्यूज़ 10 एम्पेयर का फ्यूज़ क्या है? वो ये करेगा है कि 10 एम्पेयर से ज़्यादा करंट गुजरेगा तो वो फ्यूज़ हो जाएगा। प्रोटेक्शन है एक। आपके घरों में सर्किट ब्रेकर्स होते हैं, वो भी यही करते हैं, वो रीसेटेबल होते हैं। ये बेसिकली एक पतली सी तार होती है फ्यूज़ के अंदर, वो 10 एम्पेयर से ज़्यादा गुजरेगी, वो मेल्ट होकर फ्यूज़ हो जाएगी। लेकिन इन कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट मेल्ट होगी, आपका सर्किट ख़त्म हो जाएगा, आपका आगे नहीं जाएगा। फ्यूज़ क्या जो रेटिंग होती है ना 10 एम्पेयर, वो सारे सर्किट जो भी उस सर्किट में तारें लगी हुई हैं, स्विचेस लगी हुई, रिलेज लगी हुई हैं, उससे कम की होनी चाहिए, ताकि फ्यूजेबल लिंक वो हो, यानी वो फ्यूज़ हो जाए, अगली चीज़ें फ्यूज़ ना हो। तो कुछ भी मॉडिफिकेशन करें, आफ्टर मार्केट हेडलाइट्स लगाएं, आप हाई पावर साउंड सिस्टम लगाएं, आप हॉर्न बड़ा लगाएं, आप डैश कैम लगाएं, कुछ भी अगर एक आफ्टर मार्केट कोई इलेक्ट्रिकल लोड डाल रहे हैं गाड़ी पे, तो जहाँ से उसकी पावर सोर्स हो रही है, मेक श्योर वो फ्यूज्ड हो, और वो फ्यूज़ कम का होना चाहिए। वो जो आपकी तार आपने सेलेक्ट की 10 एम्पेयर की है, तो फ्यूज़ कम होना चाहिए। अगर आपका नेट से आपने हॉर्न लगाया, वो 5 एम्पेयर लेता है 12 वोल्ट पे, आपने तार 10 एम्पेयर वाली यूज़ कर ली उसकी गेज, तो फ्यूज़ आपका 5 या 7 एम्पेयर का हो। सही है। तो ये हमने काफ़ी ज़्यादा देखा है कि आप गाड़ी के अंदर थोड़ी सी इंटरनल मॉडिफिकेशन भी, जो डेकोरेशन आप कह लें कि वो आपने करवाई हुई है, एम्बियंट लाइटिंग आप बड़ी करवा के आए हैं, उसके बाद फिर आजकल वो छत की लाइटें आई हुई हैं, वो करवा के आए हैं, और बहुत ज़्यादा सुनने को मिला है कि उसके बाद गाड़ी को आग लग गई है। अच्छा, अब मैं ये नहीं कह रहा, अच्छा ये रीज़न बिल्कुल, और मुझे जो एक रीज़न समझ लगती है वो यही है कि आपने फ्यूज़ लिंक नहीं यूज़ किया था। सही है, वो तार जा रही थी और तार वॉज अ फ्यूज़, कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ, नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि कौन सा क्यों हो जाता है, आपने गाड़ी में कोई भी तार लूज फैक्ट्री से लूज नहीं देखी होगी। क्यों नहीं होती? वाइब्रेशन होती है, मेटल तार मेटल के साथ कांटेक्ट करती है, उसके ऊपर इंसुलेशन है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कर करके उसकी वो जो इंसुलेशन है वो घिस जाती है और हो जाता है, कांटेक्ट हो जाता है। फ्यूजेबल लिंक होगा वो फ्यूज़ हो जाएगा, फ्यूजेबल लिंक नहीं होगा वो कांटेक्ट होगा, क्योंकि गाड़ी की सारी बॉडी अर्थ होती है। 12 वोल्ट की तार ने अर्थ के बॉडी के साथ कांटेक्ट हुआ, तो वो तार ने बेसिकली इनफाइनाइट करंट फ्लो किया, तार आपका फ्यूजेबल लिंक है पूरा, वो गर्म होगी, उसकी इंसुलेशन मेल्ट होगी और फिर वो आग पकड़ेगी। ठीक है, तो फॉर इंस्टेंस मैं अगर आज अपनी गाड़ी के अंदर कोई इस तरह की डेकोरेशन या कोई हेडलाइट मॉडिफिकेशन, आपने देखा है बड़ी बड़ी HIDs हम लगा रहे होते हैं, LED बार्स हम लगाते हैं अपनी SUVs के ऊपर, तो वो अगर मैं करवाने के लिए गया हूँ, तो व्हाट आर द एग्जैक्ट वर्ड्स दैट आई शुड से टू माई इलेक्ट्रिशियन? क्या मुझे उसे कहना चाहिए कि क्या करूँ? जो आपकी 12 वोल्ट पावर सोर्स हो रही है ना, इन सारे में ये होता है, गाड़ी की इलेक्ट्रिक सिस्टम डिज़ाइन होती है कि शैसी इज़ ग्राउंड, 12 वोल्ट आप उससे लेते हैं, आप एक तार पे चीज़ चला सकते हैं। जो आपकी 12 वोल्ट इस्तेमाल हो रही है, उसके साथ ही जहाँ जैसे ही वो बैटरी से बाहर निकली है, देयर शुड बी अ फ्यूजेबल लिंक ओवर देयर। ठीक है, वहाँ फ्यूज़ लगे, और वो मुख्तलिफ पावर्स की मिल जाते हैं, बड़े इन लाइन, बड़े स्मार्ट से मेरे बॉक्सेस देखे हैं, बड़े अच्छे अच्छे मिल जाते हैं, काबली यानी कि यूज़ में भी मिल जाते हैं। वो चीज़। सेकंड चीज़ कि आपका जो स्विच आपने इस्तेमाल किया वो उस रेटिंग का है, आपकी तार उस रेटिंग की है। 200 वाट की LED लाइट बार्स कॉमन है आजकल, तो 200 वाट का मतलब है कि आप 12 के हिसाब से तकरीबन 20 एम्पेयर से कम तकरीबन 18 एम्पेयर कर रहे हैं, तो आपका रिले जो ये आपने लगाया, स्विच लगाया, वो इतना ले सकता है। फ्यूजेबल लिंक आपका उस लिहाज से है, तार उस लिहाज से, ये चीज़ आपने सबसे पहले देखनी है। उसके बाद एथिक्स, यार अगले को अंदानी करना लगा दिया है, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने अगलों की भी उसका देखना है, ये एक सेपरेट चीज़ है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अच्छा, आपने अभी हम बात तो जुगाड़ों की कर रहे हैं, लेकिन इसी से रिलेटेड एक चीज़ है कि एक टाइम के ऊपर हम ये सुना करते थे कि आपने साउंड सिस्टम अगर बड़ा लगाना है तो आपको बैटरी बड़ी लगानी चाहिए, या आपको कोई इस तरह की। जी बिल्कुल, साउंड सिस्टम एक इलेक्ट्रिकल लोड है, सही है। आपकी गाड़ी में इलेक्ट्रिकल लोड, टेक इन द इलेक्ट्रिकल लोड्स, मैं आपको इसका इलेक्ट्रिकल सिस्टम आपको मैं वाटर टैंक और वाटर सिस्टम के हिसाब से करता हूँ। आपके घर में पानी की टंकी है, एक सर्टेन लीटर्स की है, आपके पास एक पानी की मोटर है जो एक रिजर्वॉयर से आपका टंकी भरती है, वो एक सर्टेन लीटर्स पर मिनट दे सकती है। आपके पास लोड है, लोड क्या आपकी कंजम्पशन है, वो एक सर्टेन लीटर्स है। अगर आपकी कंजम्पशन आपकी मोटर से ज़्यादा है और आप कंटिन्यूस कंज्यूम कर रहे हैं,
तो एक पॉइंट आएगा आपकी टंकी फुल भी होगी तो वो ख़त्म हो जाएगी और मोटर इतना प्रोवाइड नहीं कर सकेगी और आपका पानी ख़त्म हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिकल लोड में इस तरह कहूँगा, बैटरी एक सर्टन एम्पेयर आवर की होती है। बैटरी टैंक है, रिजर्वॉयर है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। आपका जो ऑल्टरनेटर है जो कि इंजन से चलता है और जो आपकी बैटरी को चार्ज करता है वो एक सर्टन कैपेसिटी का है। टेक इट एज अ पानी की मोटर, वो एक सर्टन एम्प्स डाल सकता है पर आवर, सही है। और आपका जो इलेक्ट्रिकल लोड है वो आपकी कंजम्पशन है पानी की, ठीक है, सही है। अगर वो ज़्यादा हुई, अगर आपकी कंजम्पशन, मैंने बहुत पावरफुल साउंड सिस्टम्स देखे हैं, गाड़ी का अगर ऑल्टरनेटर 60, 70, 80 एम्प्स का है और आपकी बैटरी 80 एम्प्स की है, तो अगर आपने बहुत ज़्यादा लोड लगा लिया जो 80 एम्प्स कॉन्टीन्यूस मुसलसल से ज़्यादा ले रहा है, तो आप जितनी मर्जी बड़ी बैटरी लगाने, एक पॉइंट आएगा कि वो ख़त्म हो जाएगा टैंक आपका, फिर अल्टरनेटर भी नहीं दे सकेगा। क्योंकि इलेक्ट्रिकल लोड जो इस साउंड सिस्टम होता है वो हर वक्त मैक्सिमम पावर नहीं ले सकता, तो उसका एक सस्ता और विच इज़ रीजनेबली ओके सोल्यूशन ये है कि आप बड़ी बैटरी लगा लेते हैं कि आपने हर वक्त तो फुल बेस में नहीं सुनना ना। और साउंड सिस्टम के साथ साथ ये वो जो बड़ी बड़ी एलईडी बार्स और फॉग लैम्प्स जो हमने लगाए होते हैं, ये उनके लिए भी वैलिड है। एलईडी बार्स के लिए थोड़ा सा फ़र्क इसलिए कि उसके लिए मोस्ट प्रॉब्ली आपको बड़ा ऑल्टरनेटर लगाना पड़ेगा, क्योंकि एलईडी बार अगर आप किसी ऑफ रोड में लंबा चाहते हैं तो आप 4 घंटे के लिए ऑन कर देंगे तो बैटरी इतनी देर तक सस्टेन नहीं कर सकेगी। ठीक है, शॉर्ट बर्स्ट के लिए बैटरी बड़ी दे देगी। लॉन्ग के लिए अगर आपका जो लोड है वो आपकी प्रोडक्शन से ज़्यादा हो गया है तो फिर आपको लोड शेडिंग होगी। गाड़ी में लोड शेडिंग का क्या मतलब हुआ? मैंने उसको इक्वेट किया एक आम बंदे के, नॉर्मल जो यूज़र है उसके लिहाज से। गाड़ी में लोड शेडिंग क्या होगा? वही होगा कि कंजम्पशन आपकी प्रोडक्शन से कम हो गई है, बैटरी जो आपका टैंक था वो स्टोरेज का वो कम ख़त्म हो रहा है। अब आपको जो रियल वर्ल्ड में उसके नज़र आएंगे, असरात नज़र आएंगे। आपका अगर साउंड सिस्टम बड़ा लगा हुआ है तो जैसी बेस होगी तो आपकी हेडलाइट ब्लिंक करेगी, क्योंकि प्रोडक्शन हो रही है लेकिन कम हो रही है, सही है। अगर आपकी एलईडी लाइट बार्स लगी हुई हैं तो डिम हो जाएंगी वो, सही है। और उसमें सबसे पहले पता चलेगा अगर आपकी स्पीड तेज़ करेंगे इंजन की तो आपकी फिर ब्राइट हो जाएगी, जब स्पीड स्लो करेंगे तो डिम हो जाएगी। इसका जो बिल्कुल इफेक्ट है वो ये है कि अगर आपने ज़्यादा देर चलाई है उसके बाद आपने गाड़ी बंद किया तो शायद स्टार्ट ना हो सके, क्योंकि गाड़ी स्टार्टिंग के वक्त आपको एक चंक ऑफ एनर्जी चाहिए होता है एकदम, जो आपका स्टार्टर को घुमाता है, वो आपको नहीं मिलेगा तो आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो सकेगी, फिर आपको जंप स्टार्ट करनी पड़ेगी या ये। ठीक है। अच्छा नाशिद, इसी से रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्योंकि वो मेरे ख्याल में हर एक के जहन में कभी ना कभी ज़रूर आया होगा। अगर मेरी गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन रह जाती हैं तो कितनी देर तक मेरी बैटरी को वो ड्रेन कर लेंगी? देखिए, इसकी बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन होती हैं। मैं इस तरह बताता हूँ, गाड़ी जो बैटरी होती है वो एक टैंक है, जैसे मैंने आपको बताया, उसकी एक सर्टन कैपेसिटी होती है 40, 50, 60, 70, 100 एम्पेयर आवर की। तो एम्पेयर आवर ये है कि अगर इफ़ इट इज़ 100 एम्पेयर आवर्स तो इट कैन प्रोवाइड 100 एम्पेयर फॉर 1 आवर थियोरेटिकली। 100 एम्पेयर आवर बहुत बड़ी लैंड क्रूजर्स में होता है, यूजुअली तौर पे छोटी गाड़ियों में 50 एम्पेयर आवर, 40 एम्पेयर आवर की होती है, लेकिन आप उसको फुल डिप्लीट नहीं कर सकते। यू नीड सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी टू स्टार्ट योर कार। इट डिपेंड्स किस तरह की लाइट है, बैटरी की ओरिजिनल कंडीशन हमारे कॉमन जो कि मेरा ख्याल है कि अगर आपने अगेन कोरोला है और उसकी एक 4-5 साल पुरानी है, वो बैटरी 1-2 साल पुरानी है, तो मेरा ख्याल है कि अगर आपने रात को आधा घंटा छोड़ दिया लाइट तो आपकी गाड़ी नहीं स्टार्ट होगी। अच्छा, आधे घंटे के अंदर? ये मेरा एक रफ सा गैस है, डोंट टेक। लेकिन सारी रात नहीं चल सकती? नहीं। हेडलाइट मैं आपको सिंपल सी बता देता हूँ ना, हेडलाइट 50 वाट की होती है, 2 हेडलाइट 100 वाट हो गया। 100 वाट का मतलब है कि तकरीबन 8-9 एम्पेयर तो निकाल ही रही है, बाकी भी थोड़े बहुत लोड होते हैं। 40 एम्पेयर आवर की बैटरी है उसकी, तो आप उसमें से 8-9 एम्पेयर आवर निकालें तो आप 4.5 थ्योरेटिकली एब्सोल्यूट मैक्सिमम लिमिट इतनी है, लेकिन आपको स्टार्टिंग के लिए मेरे 4 चाहिए तो आधा घंटे से ज़्यादा मेरा नहीं ख्याल चलेगी। ठीक हो गया। अच्छा, नाउ कमिंग टू द थर्ड जुगाड़। तीसरी जुगाड़ हमारी है चेक इंजन लाइट। हम सब की गाड़ियों में चेक इंजन लाइट आती है और बहुत दफ़ा हम बजाय उस मसले को ठीक करने के हम चेक इंजन लाइट को बंद करवा देते हैं। ये क्या चीज़ होती है? वो एक है ना सेइंग कि आई एम जस्ट द मैसेंजर, डोंट किल द मैसेंजर। तो चेक इंजन लाइट वो है, वो इंजन से एक मैसेज लेके आई है कि भाई कोई मसला है। हाँ, आपने मैसेंजर को ही मार दिया बेचारे को, तो उससे क्या हल होगा? ठीक है, ये किसी सूरत में नहीं करना। नहीं, इसका तो कोई हल ही नहीं है ना। आपने लाइट का बल्ब निकाल दिया और आपने कहा कि इंजन का मसला ठीक हो गया, ये तो इट विल लीड टू और मसले हैं, तो ये तो कभी भी ना करें ना आप। अच्छा, इसी के अंदर अगर आप देखें तो एक तो है कि चेक इंजन लाइट आई है तो हम लाइट ही निकलवा दें, वो तो मेरे ख्याल में एक्सट्रीम केसेस के ऊपर होता होगा। एक काम हम ये करते हैं कि हम बैटरी का टर्मिनल उतार देते हैं और उसके बाद 5 मिनट बाद दोबारा लगा देते हैं। वो नथिंग रॉन्ग इन इट। आप सारे कंप्यूटर यूजर्स हैं, सबसे पहले कंप्यूटर स्लो या मसला क्या करते हैं? रीस्टार्ट।
तो आपने बैटरी का टर्मिनल उतारा, अब अगेन वो कंप्लीट रीस्टार्ट उससे शायद नहीं होता, लेकिन एक ये होती है कि सबसे ईजी सबसे क्विक चीज़ ये है कि आपने रीस्टार्ट किया उसे और अगर उससे सही हो गया तो आपका मसला नहीं था। लेकिन अगर अंडरलाइन कोई सिचुएशन इशू है जिसकी वजह से वो लाइट आई है तो फिर वो रीस्टार्ट के बाद ही आ जाएगी थोड़ी देर बाद। दूसरा, मैं चेक इंजन लाइट पे एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि कुछ लोग तो करते हैं कि उसकी बल्ब ही निकाल देते हैं, सही है। ज़्यादातर मैंने ये जो मसले करते होते हुए देखे ना, जब आपने गाड़ी बेचनी हो ना कुछ लोगों ने, तो फिर वो ऐसी हरकत करते हैं, नहीं करनी चाहिए, हाईली अनएथिकल, लेकिन जी छुपाते हैं वो मसले। तो आपने खुद चला रहे हैं अपनी गाड़ी, आपने रखनी है, तब तो आप नहीं निकालेंगे, आप तो उसको सही करवाने की कोशिश करेंगे। तो लेकिन जब आप लाइट का बल्ब भी निकाल देते हैं तो फिर मसला ये होता है कि अगले बंदे को फ़ौरन पता चल जाता है। क्यों? आपने देखा होगा जब आपने इग्निशन करने से पहले, स्टार्टर करने से पहले इग्निशन करते हैं तो सारी लाइट्स ऑन होती हैं। ये एक मोड होता है, सारी लाइट्स इसलिए ऑन होती हैं कि चेक हो जाए कि सिस्टम चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। अगर उसी वक्त जब आपने इग्निशन ऑन किया, स्टार्ट नहीं किया, उस वक्त चेक इंजन लाइट नहीं ऑन हुई, इसका मतलब है कि उसका बल्ब निकला हुआ या फ्यूज़ हुआ या कुछ भी है। अच्छा, अगर आपने किया है और उसमें एक नेक्स्ट लेवल अनएथिकल चीज़, नुक्स छुपाने का तरीका ये है कि वो आपने देखा होगा ऑल्टरनेटर की लाइट भी ऑन होती है, ऑयल की लाइट भी ऑन होती है जब आप करते हैं। जब आप गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं, ऑल्टरनेटर अपनी फंक्शनलिटी पूरा आ जाता है, ऑल्टरनेटर की लाइट ऑफ हो जाती है, ऑयल प्रेशर बन जाता है तो ऑयल की लाइट ऑफ हो जाती है। मैंने कुछ लोगों को देखा है कि वो फिर चेक इंजन लाइट को डायरेक्ट कर देते हैं या ऑल्टरनेटर की लाइट से या उससे ऑयल की लाइट से या किसी और लाइट से। हाईली अनएथिकल, गलत चीज़ है, किसी दूसरे को झूठ बोल के गाड़ी नहीं बेचनी चाहिए। तो उससे ये होता है कि आपको चेक इंजन लाइट नज़र आएगी, जब इग्निशन ऑन करेगा उसके बाद वो बंद हो जाएगी, बहुत मुश्किल है इसको पकड़। अच्छा, क्या अगर मैं OBD स्कैन करवाता हूँ तो ये चीज़ पकड़ी जाएगी? फ़ौरन पकड़ी जाएगी। चेक इंजन लाइट आई होगी, OBD स्कैन में आपको कोड आएगा। अगर वो उस वक्त लाइट नहीं आ रही और कोड आ रहा है और एक्टिव कोड है, कोई कोड हिस्ट्री में भी होते हैं, उसका मसला नहीं है, तो फिर इसका मतलब है कि ये हुआ है। तो इसका मतलब है कि जब भी आप चेक कर रहे हो OBD स्कैन ज़रूर करना। OBD स्कैन करें, बहुत सस्ता सा OBD स्कैनर मिलता है, आप लगाएंगे स्कैन हो जाएगा, पता चल जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब हम मूव करते हैं जुगाड़ नंबर 4 की तरफ। मेरे ख्याल में ये शायद इन सब में से बहुत ख़तरनाक जुगाड़ है, जो एयर बैग्स को डिस्कनेक्ट करने वाली बात है। जी बिल्कुल, ये तो मतलब ख़तरनाक इस लिहाज से है कि चेक इंजन लाइट ख़त्म करने से तो इंजन ख़राब होगा ना, इससे तो ये तो मैं तो इसको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता कि कितना ख़तरनाक है ये। इसमें क्या होता है, इसमें मल्टीपल लेवल्स हैं। आप एक गाड़ी के एयर बैग निकल गए, एक्सीडेंट हुआ, एयर बैग्स ब्लो हो गए, तो आपने क्या किया, एयर बैग डालने की बजाय, क्योंकि वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव काम है, आपने एयर बैग की लाइट निकाल दी, सही है। अच्छा, ये चेक इंजन लाइट की तरह ही है, एयर बैग की लाइट निकाल दी, लाइट नहीं आएगी, इसका मतलब जी गाड़ी ठीक है, एयर बैग तो नहीं है ना। दूसरा, ये इससे भी एक नेक्स्ट लेवल टेक्निकल ये है कि एयर बैग ना, क्योंकि एक सेफ्टी इशू है ना, तो उसमें अपने चेक्स भी होते हैं। एयर बैग गाड़ी जब इग्निशन ऑन करते हैं तो सारा सिस्टम चेक करता है, उसमें ये चेक करता है कि सेंसर सारे ठीक है, एयर बैग सारे ठीक हैं। अच्छा, जो एयर बैग होता है ना, उसके अंदर एक छोटा सा रजिस्टर होता है, जब एयर बैग ब्लो होता है ना तो वो रजिस्टर भी ब्लो हो जाता है। तो सिस्टम उस तरह चेक करता है कि मुझे रेजिस्टेंस मिल रही है कि नहीं मिल रही है। अगर रेजिस्टेंस मिल रही है तो वो कहता है एयर बैग पड़ा हुआ है, लगा हुआ है, सही है। नहीं मिल रही तो इसका मतलब एयर बैग के साथ मसला है। तो क्या करते हैं, मैंने ये भी देखा है कि वो एयर बैग निकाल के रजिस्टर लगा देते हैं उस वैल्यू का, सिस्टम चेक करता है सब कुछ ठीक है, लेकिन एयर बैग तो होता नहीं है। तो ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और इसको आप OBD से भी नहीं चेक कर सकते। अच्छा, ये OBD से भी नहीं पकड़ा जाए, सिस्टम तो देख रहा है कि रजिस्टर लगा हुआ है ना, एयर बैग चल रहा है, सही है। तो ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है, इसको भी नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो इसका मतलब है कि ऐसी गाड़ी जिसमें किसी ने ऐसी जुगाड़ लगाई हुई है ख़तरनाक किस्म की, और जैसा आपने कहा कि अनएथिकल किस्म की, तो जिसका एयर बैग की जगह उसने वो रजिस्टर लगाया हुआ है, तो क्या कोई तरीका है कि वो पकड़ी जा सके? नहीं, अनफॉर्चुनेटली नो। और मैं थोड़ा सा इसको इस तरह कहूँगा कि रजिस्टर वाली एक जुगाड़ होती है, और भी तरीक़ों से आप इसको आप एमुलेट कर देते हैं कि एयर बैग लगा हुआ है, सही। तो इसका कोई तरीका नहीं जो मुझे, आई डोंट नो ऑफ एनी। आपको फिजिकली देखना पड़ेगा कि एयर बैग एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, और एयर बैग सिर्फ स्टीयरिंग में तो नहीं होता, कर्टन्स में और हर जगह होता है, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सी। तो इसका आई डोंट नो ऑफ एनी वे कि आप अगर किसी ने एयर बैग एमुलेट किया हुआ है तो आप उसको फिगर आउट कर सकें। ठीक हो गया। अच्छा, अब जुगाड़ वाली चीज़ तो नहीं, लेकिन एक और चीज़ मेरे ख्याल में इससे रिलेटेड है। बिफोर वी कंक्लूड दिस एपिसोड, मेरे ख्याल में हमें बहुत इससे इल्म वाली चीज़ें हमें सुनने को मिली हैं। जब हम गाड़ी पे इलेक्ट्रिक वेल्डिंग करवा रहे होते हैं तो कई दफ़ा कहा जाता है कि आप अपना बैटरी को उतार लें,
अगर नहीं उतारेंगे तो आपका AC उड़ जाएगा या इस तरह का कुछ होगा, वो क्या चीज़ होती है? बेसिकली बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। बैटरी का टर्मिनल उतारना कोई बड़ी बात नहीं है। उतारने का इसलिए कहते हैं कि जब आप इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग क्या होता है, आप एक गाड़ी का अपना सर्किट है, बॉडी अर्थ है, 12 वोल्ट तारों में अलग अलग घूम रहे हैं, ECU भी उसका हिस्सा है, सब कुछ है। इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग में आप एक और सर्किट कंप्लीट कर रहे हैं, तो बहुत से अननोन चीज़ें हो सकती हैं। आप जहाज़ में सफ़र करते हैं, पायलट आपको बोलता है कि मोबाइल बंद कर दें, अपना एयरक्राफ्ट मोड में कर दें। क्या नहीं करेंगे तो जहाज़ गिर जाएगा? नहीं, मोस्ट प्रॉब्ली नहीं, लेकिन बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। तो इसलिए आप उसको, कोई भी इलेक्ट्रिक स्पाइक ऐसे आ गई, कुछ ऐसा हो गया, कुछ आपकी डैमेज हो गई, तो फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर जो सर्विस मैनुअल्स वगैरह होते हैं उसमें ये क्या जाता है कि थियोरेटिकली कोई भी आप प्लग कनेक्ट डिस्कनेक्ट करें ECU का या किसी सेंसर का या कुछ भी, तो आप बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दें। उसकी रीज़न ये होती है कि प्लग्स में सर्किट्स, लाइव सर्किट्स होते हैं, जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड, कि वो 1 आउट ऑफ दैट कोई केस ना हो जाए, कोई नुकसान हो जाए। तो नुकसान क्या होता है, कोई चीज़ ख़राब ना हो जाए। तो एयरबैग्स के केस में शुरू में जब एयरबैग्स बने तो कई दफ़ा लोग करते हुए एयरबैग ही वो हो जाता था, फट जाता था। अब वो चीज़ उन्होंने मिटिगेट कर दिया, इस तरह के सिस्टम्स आ गए हैं, लेकिन मतलब जो डिज़ाइन करते हैं वो इस तरह के होते हैं। तो बेटर के वेल्डिंग करते हुए, तो बेटर नहीं फॉर श्योर, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग करते हुए आप बैटरी का 12 वोल्ट का ग्राउंड उतारें, 12 वोल्ट भी ग्राउंड उतार दें। ठीक, ग्राउंड उतार देंगे, आपका सर्किट डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अच्छा, मुझे बताएं, ये जिस टाइम के ऊपर हम जंप स्टार्ट कर रहे होते हैं गाड़ी को, उस टाइम पे भी दे से कि अगर आपने उलट लगा दिए हैं टर्मिनल्स तो इट कैन बी वेरी डेंजरस। जंप स्टार्ट करते उलट लगा दिया है तो इट्स कुछ भी हो सकता है, बैटरी फट सकती है, वेरी डेंजरस। बेसिकली इनफाइनाइट करंट गुजरेगा। आपने 12 वोल्ट इधर लिया, 12 वोल्ट इधर लिया, उसको उल्टा करके लगा दिया तो इनफाइनाइट करंट गुजरेगा। आपने शॉर्ट सर्किटिंग कर दी। तो हमारे व्यूअर्स के लिए बता दें कि सही तरीका जंप स्टार्ट करने का क्या है? जंप स्टार्ट करने का जो रिकमेंडेड तरीका है वो ये होता है कि आप पहले डेड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर आप अपना क्लैंप लगाएं, और फिर आप सही वाली बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर क्लैंप लगाएं। फिर आप डेड जिस गाड़ी की बैटरी डेड है उसके इंजन का कोई माउंट या कोई इंजन उठाने वाला जो हुक होता है वो, या उसके ऊपर कहीं आप क्लैंप लगाएं। रिकमेंडेड ये होता है। बैटरी के साथ भी लगा सकते हैं, लेकिन बॉडी के साथ लगाने का रीज़न ये होती है कि बेसिकली जो स्टार्टर होता है वो बॉडी के थ्रू ही सारा नेगेटिव ले रहा होता है, और फिर ये आप अपनी जो एक्टिव बैटरी है उसके नेगेटिव के साथ लगाएं। तो ये तरीका होता है, ये रिकमेंडेड तरीका है जंप स्टार्ट करने का। सो पॉजिटिव फ्रॉम द डेड बैटरी टू द पॉजिटिव ऑफ द लाइव बैटरी, और नेगेटिव फ्रॉम द डेड बैटरी टू द नेगेटिव ऑफ द लाइव बैटरी। आसान तरीकों में ये है वैसे। अच्छा, अब इसमें एक दो चीज़ें मैं बताऊं। हमारे यहाँ आजकल हाइब्रिड गाड़ियाँ, प्रियस वगैरह, ये इनसे आपने एक नॉन हाइब्रिड गाड़ी को जंप स्टार्ट नहीं करना। हाइब्रिड गाड़ी से आपने नॉन हाइब्रिड गाड़ी को नहीं जंप स्टार्ट करना। अच्छा, उसकी क्विकली रीज़न ये है कि हाइब्रिड गाड़ी का लोड और जो जनरेशन है वो बिल्कुल फ़र्क होती है। उसमें इस तरह का एकदम सडन करंट ऑफ इंजन स्टार्ट उनकी 12 वोल्ट की बैटरी के ऊपर नहीं होता। 12 वोल्ट जनरेशन है वो भी फ़र्क तरीके से होती है। आप ये नहीं है कि उसमें एक्सीलरेटर देंगे 12 वोल्ट सही तरह बन रहे हैं। उसमें DC to DC कन्वर्टर होता है, हाई वोल्टेज बैटरी से 12 वोल्ट बन रहे होते हैं। वो इसकी कैपेबिलिटी नहीं होती कि अगली गाड़ी के जो इन रश एकदम ढेर सारा करंट होता है इंजन स्टार्ट करने वाला उसको प्रोवाइड कर सके। हाइब्रिड से हाइब्रिड कर लें, हाइब्रिड से नॉन हाइब्रिड नहीं करना, नॉन हाइब्रिड से हाइब्रिड कर लें। ठीक है। और इसमें फाइनली बता दें कि क्या इस तरह की भी कोई चीज़ होती है कि छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी स्टार्ट नहीं करनी चाहिए या बड़ी गाड़ी से छोटी? जी बिल्कुल वही बात है कि छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी स्टार्ट करने का नुकसान ये वही हो सकता है कि उसमें इतनी कैपेबिलिटी ही नहीं है कि वो बड़ी को स्टार्ट कर सके, और वो खुद भी डेड हो जाएगी। डेड नहीं होगी। अगर आपने स्टार्ट करी होगी तो वो अल्टरनेटर जो है उसमें बहुत ज़ोर आएगा, और वो भी मतलब वो, लेकिन इसमें ये नहीं है कि बहुत, मैं ये कहूँगा कि मेहरान से कोस्टर को ना स्टार्ट करें। सही है, लेकिन अगर आपकी एक मेहरान है और आपने उसकी बैटरी ठीक है, अगर आप उससे 1.3 1.6 Corolla स्टार्ट करते हैं तो इट इज़ नॉट अ बिग डील। ठीक है, ठीक है। मेरे ख्याल में हमने मेजर जो, अच्छा एक मुझे बता दें, ये जो हम अपनी हेडलाइट्स चेंज करते हैं, आपने थोड़ा सा जिक्र किया था इसके ऊपर भी, ये जो हम LEDs और HIDs लगाते हैं, बहुत सारी आजकल प्लग एंड प्ले टाइप की आई हुई हैं। आपने सिर्फ अपना पुराना बल्ब निकाला, नया लगाया, क्या कितना वो आप रिकमेंड करेंगे कि उसके अंदर भी एहतियात की ज़रूरत? मेरी रिकमेंडेशन और ना करने की मैं दो चीज़ों में डिवाइड करूँगा। इलेक्ट्रिकली स्पीकिंग, अगर जो आप जिस चीज़ से रिप्लेस कर रहे हैं उसका करंट ड्रॉ जो उसके पीछे लिखा होगा या पावर वोल्टेज उसकी
एग्जिस्टिंग से कम है तो इलेक्ट्रिकली उसको कोई मसला नहीं है, सही है। अगर उसकी रेटिंग से ज़्यादा है, आपका पहले ओरिजिनली 55 वाट का बल्ब था, आपने उस पर 100 वाट की LED लगा दी है, तो उसका करंट ड्रॉप बढ़ जाएगा। और किस तरह नुकसान कर सकते हैं मैं बताता हूँ। फिर वही कमिंग बैक टू द सेम थिंग, ओरिजिनल कंपनी ने 55 वाट के हिसाब से सिस्टम डिज़ाइन किया हुआ है, उस लिहाज से फ्यूज़ लगाया हुआ है। तो होगा ये कि अगर आपने ज़्यादा लगा दिया, 100 पे चले गए, मोस्ट प्रॉब्ली वो फ्यूज़ चल जाएगा। ठीक है। फिर हमारे यहाँ एक और काम करते हैं, यदि 5 एम्पेयर का या 10 एम्पेयर का जल रहा है तो 15 का लगा दो। बहुत गलत चीज़ है। फिर वही मसला आ गया। फिर उस सिस्टम के हिसाब से इट इज़ लाइक दैट फ्यूज़ डज नॉट एग्जिस्ट। आपने सिस्टम था 10 एम्पेयर के हिसाब से डिज़ाइन हुआ हुआ था, फ्यूज़ जल रहा था क्योंकि आपने लोड 10 एम्पेयर से ज़्यादा डाल दिया था। आपने पीछे अब उस फ्यूज़ को जलने से बचाने के लिए आपने 15 एम्पेयर का फ्यूज़ लगा दिया, तो अब आपकी तार जो है ना वो फ्यूजेबल नहीं है। कोई मसला होगा तो वो उससे तो फिर ये विच लीड्स टू अ लॉट ऑफ फायर्स एंड ऑल दैट स्टफ। तो ये नहीं करना। दूसरा मैं अगेन उस पर आऊँगा, हेडलाइट्स, ज़ीनॉन्स, HIDs, LEDs, ये बड़ी डिज़ाइन होती हैं, उनका कट ऑफ होता है कि अगले की आंखों पे ना पड़े, क्या आप जाते हैं। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली तो ये एक पता नहीं, एक बुली करते हैं हम लोगों को इस तरह, और बड़ा उलझन होती है। किसी से भी आप पूछें कि बड़ा एक कहते हैं ना कि कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता, तो प्लीज़ इस पे ना जाएं। अच्छी LEDs मैंने देखी हैं जिनके कट ऑफ्स अच्छे हैं। अगर आप जाना ही चाहते हैं इस रूट पे तो प्लीज़ मेक श्योर कि कोई ऐसा ही लें जिसका कट ऑफ अच्छा हो और आपकी हेडलाइट में लग के उसका कट ऑफ अच्छा है, अगले की आंखों पे नहीं पड़ रहा। तो अच्छा, मतलब कि LEDs भी ऐसी हैं, दे हैव टू बी कंपैटिबल विद योर हेडलाइट एज वेल। एग्जैक्टली, मतलब इलेक्ट्रिकली तो अगर हो भी, अगर उसका लोड कम है, लेकिन अगर उसका कट ऑफ जो लाइट का कट है लो बीम पे, तो वो अगर नहीं है, ग्लेयर बढ़ रहा है आंखों में, तो वो सही नहीं है। अच्छा नाशिद, बिफोर वी कंक्लूड, आपने बीच में एक जिक्र किया था कि गाड़ी की बॉडी जो होती है वो ग्राउंडेड होती है। अब गाड़ी जो हमारी खड़ी है वो तो रबर के ऊपर और रबर के अंदर भी एयर है, और मतलब दोनों इंसुलेटर्स हैं, कैसे फिर ग्राउंडेड हो गई ये? अच्छा, इसकी टेक्नोलॉजी इस तरह की है कि सर्किट पूरा करना होता है। आपकी 12 वोल्ट से जब सर्किट शुरू होता है, लोड होता है, उसके बाद वापस नेगेटिव पे ऊपर आता है। गाड़ी का जो सिस्टम डिज़ाइन होता है ना, जो तारें बचाने के लिए कि 2 तारें ना लगें, बल्ब लगा हुआ है, एक तार जा रही है, एक तार आ रही है, एंड टू मेक इट ईजी कि सिस्टम लगाने हो, तो वो ये स्टैंडर्ड शुरू से ऐसा शुरू हुआ, विच मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस कि जो आपने नेगेटिव है ना, अर्थ, ग्राउंड, व्हाटएवर यू कॉल इट, वो आपने पोटेंशियल जो वो आपने गाड़ी की जो पूरी शैसी है विच इज़ अ मेटल, आपने उसको उस लेवल पे ले आए। यानी ठीक है, आपका अर्थ, ग्राउंड, नेगेटिव, ठंडा, लोकल ज़बान में ठंडा के बोलते, ठंडा कनेक्टर बोलते हैं, ठंडी तार, वो आपकी ग्राउंड के साथ लगी हुई है। अब आपकी पूरी गाड़ी ग्राउंड, अर्थ, नेगेटिव लेवल पे आ गई है। अब अगर आपने कोई बल्ब ऑन करना है या कोई हॉर्न ऑन करना है, आपके हॉर्न पे एक तार जा रही होती है। आपने देखा होगा 2 तारें नहीं जा रही। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि वो हॉर्न अपने जो कनेक्ट हुआ फिजिकली, जो कि नट बोल्ट से, उधर से वो अपना नेगेटिव, अर्थ, ग्राउंड ले रहा है, और गर्म तार जिस लोग ज़बान है 12 वोल्ट, वो वहाँ से जा रहा है और उसको हॉर्न को ऑन कर रहा है। तो ये गाड़ी का ओवरऑल सिस्टम है इस तरह। अगेन इसमें एक चीज़, हाइब्रिड, EVs, इन सारी गाड़ियों में 12 वोल्ट लो पावर सिस्टम अलग होते हैं, हाई वोल्टेज जो कि बहुत डेंजरस होते हैं वो अलग होते हैं। और आपको वो गाड़ियों में जो ये जगह होंगी वहाँ ऑरेंज कलर की तार नजर आएगी। कहीं ऑरेंज कलर की तार, कनेक्टर, पिन, कुछ भी नजर है, उसको हाथ भी नहीं लगाना। ठीक है। वो लाइव हाई वोल्टेज हो सकते हैं। दोस्त कैन इन इलेक्ट्रिक EVs 400 अब तो 800 वोल्ट तक भी होते हैं, उन्हें करीब नहीं जाना। हाँ, वो इस तरह के वो एक्सीडेंट्स भी सुने हैं। एग्जैक्टली। तो जो ऑरेंज है वो, और वो ग्राउंडेड नहीं होते, वो सर्किट कंप्लीटली इंसुलेटेड होता है। सो मच सो बाय रेगुलेशन वो सिस्टम्स के अंदर मॉनिटर लगे होते हैं जो कि कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे होते हैं कहीं से लीकेज तो नहीं है इलेक्ट्रिकली, और कहीं से अगर होती है तो अपने आप को बंद कर देते हैं। अच्छा, गाड़ी, आपकी गाड़ी नहीं चलेगी। प्रियस मेरे साथ एक्सपीरियंस है। मैंने उसके पर्सनली तौर पे अपनी गाड़ी में उसके AC कंप्रेसर के अंदर एक गलत तेल, जो कि कंडक्टिव तेल था, उसका तेल नॉन कंडक्टिव होता है जो कंप्रेसर ऑयल होता है, वो मैंने कंडक्टिव तेल डाल दिया था और उसके सिस्टम ने एक लीकेज डिटेक्ट की और उसने अपना हाइब्रिड सिस्टम शट ऑफ कर दिया और गाड़ी भी नहीं चल रही थी। अच्छा जी। अच्छा, मैं हर दफ़ा कहता हूँ कि इसके बाद कंक्लूड करते हैं, लेकिन बात से बात निकलती है। 2 सवाल, अभी आपने हाइब्रिड की बात की, तो उसके अंदर प्रियस और ये जितनी हाइब्रिड्स हैं, सिंस देयर इज सच अ डेंजरस, वो एक किस्म का आपको, आप यूर सिटिंग इन ऑन अ पाउडर बैग ना, मतलब आप बड़ी ख़तरनाक चीज़ पे बैठे हुए हैं। तो क्या इस वाटर वेडिंग इसके अंदर अगर हो गई है तो वो ख़तरनाक हो सकती है?
ज़्यादा पानी ऊपर आ गया तो पूरे पैसेंजर्स इलेक्ट्रोक्यूट तो नहीं हो जाएंगे? नहीं, जैसे ही उसको कुछ नज़र आएगा कि मैंने ये मसला हुआ है, कोई हल्की सी लीकेज भी होगी, मैं आपको जो बात करूँ बहुत लो लेवल की लीकेज, इलेक्ट्रिकल सर्किट लीकेज की बात करूँ, उस पर वो शट डाउन कर देती है। और जब अपने आपको शट डाउन करती है वो बड़े स्मार्ट तरीके से शट डाउन करती है। कॉन्टैक्टर इज़ अ फैंसी नेम, हाउ बिग रिलेज सिस्टम, उनकी बैटरी पैक्स के अंदर होते हैं जो अंदर से बैटरी पैक को अंदर से बीच में से डिस्कनेक्ट कर देते हैं, वेरी सेफ। और उनके जो कनेक्टर्स होते हैं, उनके प्लग्स होते हैं, दे आर वाटर प्रूफ, मतलब रेजिस्टेंट, मतलब प्रूफ, यानी कि वो उनके अंदर सील्स और ओवलिंग्स होते हैं। तो गाड़ी अगर आपकी ठीक है, इट हैज़ नॉट बीन टिंकर्ड विद, तो यू शुडंट वरी अबाउट इट। कोई ठीक है, लेकिन अगर टिंकर्ड विद है तो ये फिर भी इतना खतरा नहीं है, वो क्योंकि वो अपना कर रहा है। सबसे ज़्यादा इनका खतरा वही होता है, चलते हुए यूज़ करते हुए कोई इतना मसला नहीं होता। सबसे ज़्यादा मसला यह है किसी ने बैटरी खोल के कर दिया, तो हाथ लगा दिया या कर दिया, तो उससे मुझे ज़्यादा डर लगता है। चलते हुए उस टाइम से पहले गाड़ी अपने आप को बंद कर देगी। ठीक हो गया। अच्छा, एक फाइनल क्वेश्चन, इसके बाद डेफिनेटली कंक्लूड करेंगे, और ये भी आपकी बात से निकला हुआ आया और अभी मेरा एक्सपीरियंस भी हुआ है। विंटर्स आ रही हैं और विंटर्स में वी आर ऑल वेयरिंग ये जो वुलन हम कपड़े पहनते हैं। तो मैं अभी गया हुआ था नॉर्थ, तो वहाँ पे गाड़ी से प्रॉपर करंट पड़ना शुरू हो गया, वो जो स्टैटिक होता है। इज़ देयर एनी वे टू अवॉइड दैट कि मैं चाहे वूल पहनूँ चाहे जो मर्ज़ी पहनूँ, गाड़ी से मुझे वो करंट ना पड़े? क्योंकि वो इतना सख्त किस्म का हो जाता है कि आपके जहन में एक फोबिया बैठ जाता है कि मैंने अब उतर के दरवाजे को हाथ लगाया तो इतनी दूर से आपको वो करंट पड़ना शुरू हो जाता है। इज़ देयर एनी वे टू गो अबाउट इट? ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई डोंट नो अबाउट इट। और मैं ये नहीं कह रहा कोई तरीका एग्जिस्ट नहीं करता। अभी मैं क्विकली सोच रहा हूँ क्योंकि मैकेनिज्म उसका क्या होता है, क्यों होता है। एज ए गाड़ी इंसुलेटेड है, ज़मीन पे रबड़ है, आप भी इंसुलेटेड हैं, आपका पोटेंशियल उसके पोटेंशियल से फ़र्क है तो करंट फ्लो करेगा। मुझे नहीं पता। आई लुक इनटू इट, इफ देयर इज़ अ वे आई विल कम बैक टू यू। ठीक है, वो पर हम आई डोंट नो अबाउट इट। थैंक यू सो मच नाशिद, बहुत मज़ा आया और इस छोटी सी एपिसोड के अंदर हमने बहुत कुछ आज कवर कर लिया। मुझे उम्मीद है कि हमारे व्यूअर्स को भी ये एपिसोड पसंद आई होगी। अपनी राय से आगाह करना हमें ना भूलिएगा, और जिस तरह हमने जुगाड़ की बात की है, आप सब के पास गाड़ियाँ हैं और द चांसेस आर कि आपको भी कोई इस तरह की जुगाड़ लगी होगी, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर कोई बात बताइएगा जो कि आपके साथ पेश आई हो। हम नाशिद को दोबारा से पकड़ेंगे और इनसे उसकी एक्सप्लेनेशन लेंगे। हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये सीरीज़ और ये हमारी जुगाड़ों से बड़ी हुई एपिसोड कैसी लगी। थैंक यू सो मच। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। अल्लाह हाफ़िज़।